अब हम दूसरी नेतृत्व शैली के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, दूसरी नेतृत्व शैली है जनतांत्रिक नेतृत्व शैली या लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इसे समूह केंद्रित शैली के नाम से जाना जाता है। पहली शैली नेता केंद्रित थी, नेता इंपॉर्टेंट था। ये समूह केंद्रित है क्योंकि समूह इंपॉर्टेंट है, द ग्रुप इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, चार कोनों पे चार अधीनस्थ हैं और बीच में ये बॉस है, बीच में अधिकारी है। तो पहले चारों कोनों पर चारों अधीनस्थ बनाइए, सेंटर में बॉस बनाइए, चारों को जोड़िए एक दूसरे से और एरोज बनाइए एक दोनों तरफ। आप देख रहे होंगे ये अधीनस्थ है, ए बी से बात कर सकता है, बी ए से बात कर सकता है, ए डी से बात कर सकता है, डी सी से बात कर सकता है। पिछली नेतृत्व शैली में जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो अधीनस्थ थे, उन्हें आपस में बात करने की अनुमति नहीं थी। ये डायग्राम था हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको आपस में कांटेक्ट नहीं करने की अनुमति थी। इस एरो को मैं समझिएगा कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने नेता केंद्रित शैली के नीचे लगाया है। तो ए बी और सी जो है ये आपस में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो जनतांत्रिक नेतृत्व शैली है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अधीनस्थ हैं ये भी आपस में बात कर सकते हैं और ये बॉस से भी बात कर सकते हैं। देखो, बॉस इन्हें आदेश निर्देश भी देता है, ये बॉस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बॉस को अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स पहुंचा सकते हैं। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। वहाँ पर लिखा था ये एक तरफा संप्रेषण था, यहाँ पर संप्रेषण दो तरफा है, फ्री है, बॉस इनसे पूछकर निर्णय लेता है। तो क्या है इस नेतृत्व शैली में? इस नेतृत्व शैली में अधिकारी अपने अधीनस्थों की सलाह से निर्णय लेता है, उनकी रिकमेंडेशन से, उनसे डिस्कस करके तब वो डिसाइड करता है कि क्या किया जाना है। इसे अभी तक की सबसे प्रचलित नेतृत्व शैली माना जाता है क्योंकि, और दूसरा इसमें दो तरफा संप्रेषण है जैसा कि मैंने अभी डिस्कस भी किया। और नेक्स्ट है, यहाँ पर अधिकारों अधीनस्थों के विचारों को सम्मान दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनके निर्णय लिए जाते हैं। तो ये नोट कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट इसमें यह है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली कब उपयुक्त रहती है, कब हम उसका इस्तेमाल सबसे अच्छे से कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब सदस्य चतुर हों, दे आर एक्टिव, दे आर स्मार्ट, उनको अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में ज्ञान हो, और जो सदस्य हैं वो अपना ज्ञान बांटना भी चाहते हो, उनके पास कुछ हो भी बताने के लिए। जैसे वहाँ पर हमने कहा था ऑटोक्रेटिक में, निरंकुशवादी में, कि जो अधीनस्थ हैं वो अनुभवहीन है, अशिक्षित है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो उनसे पूछेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर सदस्य कैसे हैं? चतुर हैं और अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। दूसरी बात, निर्णय लेने के लिए काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है, यहाँ पर पर्याप्त वर्ड और ऐड कर लीजिएगा। और नेता भी इतना स्मार्ट है कि वो अपने अधिकारों को बांटने के लिए तैयार है, उनसे डिस्कस करने के लिए तैयार है। वरना कोई कोई नेता ऐसा होता है कि जिसको लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली पसंद नहीं होती है क्योंकि उसे तो अपनी चलानी है। तो जब नेता हठी है तो कौन सी नेतृत्व शैली? निरंकुशवादी। और जब वो अपने अधिकारों को बांटने के लिए तैयार है तो कौन सी नेतृत्व शैली? जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। आपको दोनों में से कौन सी नेतृत्व शैली अच्छी लगी है? सोचिएगा, बताइएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरी नेतृत्व शैली की तरफ चलते हैं। बच्चों, तीसरी नेतृत्व शैली स्वतंत्र नेतृत्व शैली। इस व्यक्ति केंद्रित होती है, फ्री रेन, लेजी फेयर, व्यक्ति केंद्रित शैली, लोगों पर फोकस्ड होती है। आप इसका डायग्राम देखो, ये चारों अधीनस्थ हैं, ए बी सी डी। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपस में बात कर पा रहे हैं। ए बी से बात कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी डी से कर रहा है, ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं हर डायरेक्शन में। बॉस कहाँ है? बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, सबसे दूर। कैसे? इसमें क्या हो रहा है? मैं के सिवान का नाम क्यों ले रही थी, मैं इसरो चीफ का नाम क्यों ले रही थी? क्योंकि वो जब इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस रिसर्च का काम चल रहा है, रॉकेट्स बनाने का काम चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। क्या उनको ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या काम कर रहे हैं, या उन्हें उनके उद्देश्य बताने की ज़रूरत है? उनके व्यापक उद्देश्य उन्हें बता दिए जाते हैं कि भाई हाँ, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफ़िल करना है। और उस व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो जो साइंटिस्ट हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अपने आप वो इस काम को कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि कैसे उनकी टीम में एक साइंटिस्ट थे जिनको कि इतनी लगन से वो काम करते थे कि वो 3 दिन तक, और ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ऐसे ही लगातार काम करते थे, 3 दिन तक वो वहाँ पर लैब में काम करते रहे और अपने घर जाना भी भूल गए।
तो इस तरीके से इतनी लगनशीलता के साथ ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि जो अधीनस्थ हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप मोटिवेटेड है, उन्हें किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर स्वतंत्र नेतृत्व शैली का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो इस शैली में नेता शक्ति का प्रयोग करने में विश्वास नहीं रखता, उसको नहीं लगता कि उसको कोई पावर यूज़ करने की ज़रूरत है। वह अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है, फुल फ्रीडम होती है अधीनस्थों को अपने डिसाइड करने की। प्रबंधक क्या करता है, केवल व्यापक उद्देश्यों की व्याख्या करता है, ब्रॉड गाइडलाइंस दे देता है वो कि भाई हाँ ऐसा कुछ चाहिए हमें, और अधीनस्थों को अपने निर्णय स्वतंत्र लेने देता है। अब फिर जो अधीनस्थ होते हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। तो जो नेता होता है वो केवल अधीनस्थों को समर्थन देता है, और जो आवश्यक रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स प्रोवाइडर है, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो सूचनाएं चाहिए वो उनको प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं समर्थन और आवश्यक सूचनाएं तथा संसाधन देता है, और कुछ नहीं करता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम इसकी उपयुक्तता पर चलते हैं। हाँ, तो स्वतंत्र नेतृत्व शैली कहाँ पर उपयुक्त हुई, जब अधीनस्थ चतुर भी है, अनुभवी भी है, शिक्षित है, विश्वसनीय है, सेल्फ मोटिवेटेड है। दूसरा, जहाँ बाहरी विशेषज्ञों का प्रयोग हो रहा है, अगर हमने बाहर से किसी को बुलाया, आपने देखा था हमारे स्कूल में ऑडिट टीम आई थी, ऑल्दो वो प्रिंसिपल मैम के अंडर वो काम कर रहे थे, लेकिन मैम को उनको गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको खुद पता था कि उनको क्या करना है, कैसे काम करना है। तो ऐसे में मैम केवल उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवा रही थी और वो काम को खुद कर रहे थे। तो जहाँ बाहरी विशेषज्ञ आते हैं और जब अधीनस्थ स्वयं अभिप्रेरित होते हैं और उन्हें अपने काम पर गर्व होता है, दे फील प्राउड ऑफ डूइंग वट एवर दे आर डूइंग, उनको बड़ा गर्व होता है जब वो कुछ काम को कर रहे होते हैं। तो इसे नोट कर सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में ये हमारे काम आएगा। लीडरशिप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा था निर्देशन के कितने तत्व होते हैं, 4 असपने, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, पर्यवेक्षण और नेतृत्व। अभिप्रेरणा हमने कंप्लीट कर लिया, पर्यवेक्षण हमें करना नहीं है, नेतृत्व हमने कर लिया। एक लास्ट टॉपिक इसमें हमारा बचा है, क्या बचा है, संप्रेषण। तो नए पेज पे हेडिंग डालिए संप्रेषण। क्या हेडिंग डालेंगे, संप्रेषण। अब डिस्कस करते हैं उसको। तो बच्चों संप्रेषण, कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, कोई ऐसा कोई नया शब्द नहीं है जो मैंने आपको बताया। कम्युनिकेट, कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हो आप, किसी से बोलते हो, है ना, फिर इशारों में भी बात करते हो, हाथ से किसी को बोलते हो इधर आओ उधर जाओ, इशारों में भी बात की जा सकती है, बोल के बात की जा सकती है, लिख के बात की जा सकती है। बात करनी क्यों होती है, क्योंकि हमें किसी को अपनी बात को समझाना होता है, कुछ कहना है, कुछ काम करवाना है। एक जो मैनेजर होता है एक कंपनी में, जो प्रबंधक होता है, आपको पता है उसका 90% टाइम कम्युनिकेट करने में जाता है, संप्रेषण करने में। संप्रेषण करने का मतलब अपनी बातों को कहने में, समझाने में। जब वो आदेश दे रहा है वो संप्रेषण कर रहा है, जब वो उनका मार्गदर्शन कर रहा है वो संप्रेषण कर रहा है, जब वो उनका पर्यवेक्षण कर रहा है तब वो संप्रेषण कर रहा है, लक्ष्य निर्धारित करके उनको बता रहा है तब भी वो संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसलिए संप्रेषण है क्या, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है, एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी सुनेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, वीडियो के माध्यम से। क्या करती हूँ मैं, वीडियो को बनाती हूँ, इस वीडियो को एक कंप्रेस करके आपको भेजती हूँ, फिर आप क्या करते हैं, इस वीडियो को चलाते हैं और आप सुनते हैं इस वीडियो को। तो 2 लोगों की होने की आवश्यकता है। और फिर मैं ये पता लगाने के लिए कि आपको वो समझ में आया या नहीं आया, तो कई बार फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमें पता लगाने के लिए कि जो मैंने कहा वो आपको समझ आया या नहीं आया, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आप कर रहे हैं मतलब आपको वो समझ आ रहा है, नहीं कर रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब फीडबैक लेने के लिए मैं कुछ काम करती हूँ। तो परिभाषा क्या हुई, तथ्यों, विचारों और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने और समझाने की कला को, संप्रेषण एक कला है, समझाने की कला को संप्रेषण कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुंचाने हैं, तथ्य पहुंचाने हैं, विचार पहुंचाने हैं और भावनाएं। क्यों पहुंचाने हैं, ताकि वो उसको समझ सके। देखते हैं आगे, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों ये जो डायग्राम है
ये संप्रेषण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको अगली वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। सेंडर, रिसीवर। सेंडर को बोलते हैं प्रेषक, रिसीवर को बोलते हैं प्राप्तकर्ता। मैं मैसेज भेजती हूँ, किसी माध्यम से भेजती हूँ। वो माध्यम क्या है? वीडियो है। उसको एनकोड करती हूँ, फिर आप उसको डीकोड करते हैं और लास्ट में हम उसका फीडबैक देते हैं। इसको ड्रॉ कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको।